So, dear students of class 12th, you're most welcome on Amazing Physics Tutor channel. Today, we are going to study pure capacitive circuit or C circuit. Earlier हमने AC लेक्चर 3 में L सर्किट और R सर्किट के विषय में पढ़ा था, उसका फेजर डायग्राम बनाया था, टाइम डायग्राम बनाया था। अब इस लेक्चर 4 में अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 4 के अंदर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक सर्किट के अंदर केवल और केवल कैपेसिटर होगा जिसका कैपेसिटेंस C है, और इस कैपेसिटर को यहाँ पर किसी AC सोर्स से जोड़ दिया गया है। तो यू नो वेल कि कैपेसिटर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट पास हो सकती है। तो हमने मान लिया कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है हमने, वो अप्लाई किया V = V0 sin ओमेगा t। आप अल्टरनेटिंग करंट मान के वोल्टेज निकाल सकते हो या वोल्टेज मान के करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने मान लिया कि लेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट any time t V = V0 sin ओमेगा t। अब हमें निकालना है अल्टरनेटिंग करंट इसकी सहायता से। तो सबसे पहले सिंस चार्ज ऑन कैपेसिटर Q = क्या होता है CV, पहले हम चार्ज निकालेंगे, फिर चार्ज को डिफरेंशिएट कर देंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट हो जाएगी। तो Q = CV, तो C V के प्लेस पे लिख देंगे V0 sin ओमेगा t। हैंस करंट I = हो जाएगी dQ/dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी हम इसको लिख सकते हैं d/dt ऑफ CV0 sin ओमेगा t। इसमें से जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर कर लेंगे। तो I = CV0 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और sin ओमेगा t का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से, जैसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करने के बाद ओमेगा टी का फिर से अलग से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा CV0 साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू d/dt ऑफ ओमेगा टी, यानी फंक्शन इन फंक्शन है। साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी भी एक फंक्शन है, ओमेगा तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएट करके d/dt ऑफ ओमेगा टी, इसको हम प्रोडक्ट करेंगे। अगर यही इंटीग्रेशन करना होता साइन ओमेगा टी का, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी है, और उसमें उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होता है। बट साइन ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन में क्या है कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अलग से कर दो, तो ये ओमेगा हो गया। तो क्या आ जाएगा C ओमेगा V0 कॉस ओमेगा टी। ये हमारी करंट आ गई। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करके एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहां से ये हो जाएगा I = हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V0/1/C ओमेगा। जो यहां से C ओमेगा है, जो इसको हम डिनोमिनेटर में 1/C ओमेगा ऐसे करके लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, और यहां 1/C ओमेगा एक कांस्टेंट होगा, जैसे
आपने पढ़ा था एल सर्किट में एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे, तो 1/c ओमेगा को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो V0/XC cos ओमेगा टी और V0/XC को हम लिख देंगे I0, ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और cos ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, या फिर हम साइन 90 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ इस केस में क्या होता है कि सी सर्किट में करंट वोल्टेज से आगे होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कर लो। इक्वेशन 1 वोल्टेज का क्या था, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन 2 करंट का इक्वेशन है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या पता चलता है कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है इन सी सर्किट। हैंस इन सी सर्किट current leads the voltage by angle π/2 या 90 डिग्री। तो ये हमारा वोल्टेज और करंट का रिलेशन था इन सी सर्किट। अब आते हैं, होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजियर। अब इसके बाद आते हैं हम इसका जो एंगल के साथ डायग्राम या टाइम डायग्राम बनाते थे उस पर आ जाते हैं। तो मैं y एक्सिस पर दिखा देता हूं V और I, y एक्सिस पर है V और I, और x एक्सिस पर है, आप टाइम भी दिखा सकते हो, तो यहां हमने t, तो t और v में हमें ग्राफ बनाना है या t और i में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने वोल्टेज का इक्वेशन क्या माना था उसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमने वोल्टेज का इक्वेशन क्या माना था, वोल्टेज का इक्वेशन था v इक्वल टू, तो टाइमिंग रख लेंगे, जैसे यहां पर एट t इक्वल टू 0, यहां टाइम पहले लिख दिया हमने, यहां टाइम, फिर वोल्टेज और यहां पे करंट। पॉइंट्स हमें इससे मिला के लिखने हैं। टाइम जो हम यूज करेंगे t इक्वल टू 0, और वोल्टेज का इक्वेशन हम क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो t0 रखने पे देखो यहां v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है। और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी I0 साइन ओमेगा टी में t0 है, तो t0 होने पे साइन 0 प्लस π/2, साइन π/2 1 होता है, तो I की वैल्यू I0 होगी। तो ये जो ग्राफ हम बनाएंगे इन पॉइंट्स के बेस पर बनाएंगे। फिर ऐसे ही इसमें ग्राफ बना के आप पहले v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाओगे, तो ये ओरिजिन से शुरू होगा। ये हमने वोल्टेज का ग्राफ बना दिया, ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, हमने यहां v लिख दिया, और यहां पर जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा उसको हम यहां पे V0 से इंडिकेट करेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन में वो -V0।
अब जो करंट है t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है, I इक्वल टू आई नॉट, तो करंट का इक्वेशन मैक्सिमम से इंडिकेट करना है हमें। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे करंट को, I इक्वल टू आई नॉट, और करंट यहां से मैक्सिमम होगी। तो ये करंट यहां पर हमें मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो वेरिएशंस आएंगे वो करंट के अंदर आने चाहिए। इनके पॉइंट्स आप मिला सकते हो। यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम पीरियड का 1/4, यहाँ जो टाइम पीरियड है टाइम पीरियड का हाफ, यहाँ जो टाइम है वो टाइम पीरियड का 3/4, यहाँ जो है वो t, और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 3t/2। तो आप वो पॉइंट्स रख के चेक कर लो। जैसे हम t के प्लेस पे t/4 रख देते हैं, t के प्लेस पे हमने लिख दिया t/4, तो t/4 रखने पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी v0 साइन ओमेगा t। ओमेगा t कितने के बराबर होता है? साइन ओमेगा t, ओमेगा होता है 2π/t इंटू टी। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू, आप v0 साइन ओमेगा की जगह हो गया 2π/t, ठीक है, और इंटू टी के प्लेस पे आप t/4 रख दो, तो t से t कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, यानी π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू चाहिए, साइन π/2 1 होता है, तो t/4 पे v की वैल्यू हो जाएगी v0। और साइन ओमेगा t प्लस π/2 करंट में क्या होगा? करंट का इक्वेशन तो ये आया था ऊपर, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो उसमें ओमेगा टी तो हो गया π/2 प्लस पाई, तो π/2 में पाई जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? साइन 180, तो साइन 180 जीरो होता है, तो I की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। फिर t/4 के बाद आपका आना चाहिए t/2। अब ये t/2 के बाद जैसे यहाँ करंट t/4 पे मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है t/4 पर, तो t/2 पर फिर वो वोल्टेज आके देखो यहाँ 0 होना चाहिए, तो v इक्वल टू 0। और जो करंट कितनी होनी चाहिए? यहाँ t/2 पर करंट नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पर करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, -I0। तो यहाँ I इक्वल टू हो जाएगा -I0। और एट लास्ट एक और दो और पॉइंट्स हम दिखा देते हैं, t इक्वल्स टू 3t/4। इन इक्वेशंस में हमें वैल्यूज रखेंगे तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। t इक्वल टू 3t/4 पे v कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो v की वैल्यू फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी -v0, और I की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। फिर एक और लास्ट यूज कर लेते हैं, t इक्वल्स टू t 1 कंप्लीट साइकिल। 1 कंप्लीट साइकिल में फिर v की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से देखो ये रेड वाले से v 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये रेड जो इंडिकेट कर रहा है वो वोल्टेज के लिए है। और I की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी? I की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होनी चाहिए इस केस में? यहाँ पे, यहाँ हमारा एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ पर जो है करंट की वैल्यू वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ये इस तरीके से यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम इंडिकेट की गई है। इसको मैं एक बार अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये करंट की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है I0 के बराबर, तो I की वैल्यू हो जाएगी I0। तो ये हो गया टाइम डायग्राम, वोल्टेज और करंट का टाइम के साथ। अब आते हैं फेजर डायग्राम के ऊपर। तो ये पॉइंट्स आपने L सर्किट और R सर्किट में भी बनाए थे। अब आते हैं फेजर डायग्राम के ऊपर। फेजर डायग्राम स्पेशली किसके किसके बीच होता है? तो वोल्टेज और करंट के बीच होता है ये। तो यहां पर देखो हमें y एक्सिस पर
मान लो हम वोल्टेज और करंट के बीच डायग्राम बना रहे हैं, तो फेजर डायग्राम बनाते समय हमने वोल्टेज और करंट के बीच एंगल चेक करना होता है। तो सी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, और करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है। तो अगर मैं ओमेगा टी एंगल पर ऐसे वोल्टेज को दिखा देता हूं विद दिस एक्सिस एक्स जो हमने बना रखा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अब 90 डिग्री हमें इससे वोल्टेज का ये पीक वैल्यू हो जाएगा वी नॉट। कल मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ, फेजर का जो लेंथ होता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज बताता है, लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था। और इसका जो ये प्रोजेक्शन होता है, ये हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बताता है। तो इससे ठीक 90 डिग्री पर यहां पर हमें करंट दिखानी पड़ेगी। तो ये करंट हो जाएगी, और ठीक इससे 90 डिग्री पर विद वोल्टेज, 90 डिग्री लिखो चाहे π/2, तो ये जो करंट आएगी उसकी वैल्यू क्या है, यहां पर I0, हम I0 मान लेते हैं। तो ये वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप हो जाएगा, दोनों के बीच 90 का एंगल होता है। तो वोल्टेज का इक्वेशन हमें क्या मिला था इसके अंदर, V = V0 sin ओमेगा टी। तो इस बेस पे करंट का इक्वेशन आ गया है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का फेज होगा। इसको चाहे तो सिंपल भी हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे वाई एक्सिस पर करंट बना दिया, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज बना दिया, और दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये इस तरीके से भी इंडिकेट हो सकता है, लेकिन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में शो करना है तो ये फेजर डायग्राम है वोल्टेज और करंट के बीच इन सी सर्किट। यहाँ पर जो ओ से हमने I0 बना रखा है, ये लाइन करंट का एम्पलीट्यूड बताएगी, और इसको अगर हम y एक्सिस पर मिला दें तो O से I जो है, I के बराबर जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हो गई, और ये जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है V0, उससे अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगा V के बराबर। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज प्रोजेक्शन से मिलता है, लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा y एक्सिस पर उससे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलता है, और जो लाइन का लेंथ होता है वो फेजर का एम्पलीट्यूड कहलाता है। या इस वीडियो में हम यही कंप्लीट करेंगे, सी सर्किट और सी सर्किट का फेजर डायग्राम। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल।